हेलो चीतो, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। सो आई होप आप लोग की जेईई एडवांस 2023 की प्रिपरेशन बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही बूम बूम चल रही हो। गाइज, आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्या कि कौन से नए टॉपिक्स हैं जो आपके जेईई एडवांस 2023 फिजिक्स में ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ में मैं जब सिलेबस से गो थ्रू हो रहा था तो मैंने देखा कि दो ऐसे टॉपिक थे जिनमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ एक ऐसी टेंजिबल सी चीज़ डिस्कस करें जिसकी वजह से आप किसी भी प्रकार के हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएँ। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये आपके सिलेबस के लिमिट में नहीं है, बट स्टिल जो डैम्पिंग है और आरएलसी सर्किट है इन डीसी एंड एसी सोर्सेज, इन सब चीज़ों से डील करता है। तो इट्स बेटर टू हैव इट, राइट बेटा। इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को समझ लें और किसी भी प्रकार के हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि उससे आपको कन्विक्शन आएगा। आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करें कि आप अपने पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठे। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किल कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जितने भी न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं ये श्योर शॉट हैं, कन्फर्म्ड है कि इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। दैट्स व्हाई दे आर एडेड। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें बेटा, जेईई एडवांस आपका पर्पस है, तो मेक श्योर करें कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच जरूर लिख के बताएं बेटा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूली एडेड टॉपिक्स इन फिजिक्स जेईई एडवांस 2023 आर, आई होप आप लोग इनसे गो थ्रू ऑलरेडी हो चुके होंगे गाइस, बट स्टिल मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। मैकेनिक्स के अंदर फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस को इंक्लूड किया गया है। ऑब्वियसली जो फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इनके प्रॉब्लम अभी तक हम एक फॉर्मूला को मगअप करके ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बट अब ये जेईई एडवांस्ड की बात है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे और डिटेल एक्सपेक्ट करेंगे। दैट इज व्हाई वी विल हैव दिस टॉपिक इन दिस सेशन प्यारे बच्चों। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। नाउ थर्मल फिजिक्स के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी। मोर और लेस थर्मल फिजिक्स आपने ऑलमोस्ट अपने सिलेबस में मेंस जब पढ़ रहे होंगे तो आपने कवर कर लिया होगा हर एक टॉपिक, राइट। मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए ये वाला टॉपिक की मैं बात कर रहा था, एलसीआर इन सीरीज सर्किट्स विद डीसी एंड एसी सोर्सेज, बिकॉज ये भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है, ये भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है, right? So in this session we will take these two topics. In fact we will first see that how should we approach higher order differential equation, and then we will discuss some points about these two. Now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा का पूरा ही इंक्लूड हो चुका है प्यारे बच्चों, और इससे अब चांसेस हैं कि अच्छे सवाल पूछे जाएं। तो मेक श्योर करेंगे ईएम वेव्स को सीरियसली पढ़ाई करेंगे। जैसे मैकेनिक, जैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था, उतना ही एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्या है टॉपिक्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वही रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। मींस मोर और लेस आपको ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, एलिमेंट्री फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। आई होप आप यू गेट इट। नाउ इन ऑप्टिक्स इट इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, and then what? Polarization of light, then plane polarized light, Brevister's law and Polaroids. So these are the topics which has been added in JEE Advanced 2023. ऑलराइट प्यारे बच्चों, ऑलराइट। तो देखिएगा ये जो दो टॉपिक है वो दोनों हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग to surpass this topic for you guys, that is called higher order differential equation. पर्पस क्या रहेगा इसके अंदर मैं बता देता हूं। पहले मैं आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं इन दोनों की आपको थ्योरी बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे आपको डील करना है। इनफैक्ट आप सिर्फ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना ही सीख गए, उसी वजह से ही आप इनके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आसानी से किल कर पाएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको जो डील करना होगा इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, वो डील करना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये क्या होते हैं सर? सर तो ये दिखते कुछ इस प्रकार से हैं जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे निकाले जाते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये ए नॉट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखना चाहें ए नॉट कॉमा ए वन अप टू ए एन जो है बेटा, ये है क्या, कांस्टेंट्स हैं। दीज आर द कांस्टेंट्स। मेक श्योर स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप, स्टेप वन, स्टेप वन कहता है कन्वर्ट इट इनटू अ डी ऑपरेटर, कन्वर्ट इट इनटू अ डी ऑपरेटर। डी ऑपरेटर क्या होता है आप समझना बहुत जरूरी है, राइट एवरीवन। आराम से, कोई समस्या नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी और आप खट से सॉल्व करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सीख लिया है। ऑलराइट, तो कन्वर्ट इट इनटू अ डी ऑपरेटर, अज्यूमिंग दैट, देखना छोटे, डी बाई डी एक्स को डी एज्यूम करना है, राइट, कैपिटल डी, और डी टू वाई, डी टू वाई नहीं बेटा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को ऑब्वियसली डी स्क्वायर, ऐसे सबको एज्यूम करते जाओगे आप, मतलब डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन को क्या एज्यूम करोगे, डी की पावर एन। तो देखिए ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ये बेसिकली लिखी हुई है व्हाट, इट इज रिटन एज ए नॉट डी की पावर एन, राइट, प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन एंड अप टू व्हाट बेटा, अप टू व्हाट, ऐसे ही चलता गया चलता गया चलता गया, प्लस ए एन बाहर y इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ x। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल सही सर। तो देखेंगे ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है, ये कोई d का फंक्शन है, तो मैं इसको लिख देता हूं f ऑफ d टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ x। इस टाइप का कुछ फंक्शन बन गया। ऑल राइट एवरीवन, देख लो ध्यान से, यस सर। और इसका जो सोल्यूशन होता है, मान लीजिए आता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो सोल्यूशन होता है बेटा, ये दो चीजों से मिलके आता है। आराम से बने रहना, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा नया है, बट बने रहिए, अभी खटाक से मजा आएगा स्टेप टू जैसे ही आपके पास आएगा। बट इसका सोल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। Obviously, this function of x must contain two terms, that is called complementary function and particular integral. That is called complementary function and particular integral. अच्छा, वैसे तो आपके काम का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, राइट, वैसे तो आपके काम का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बट फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी काम पड़ेगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे जाओ, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने में और थोड़ी सी माथापच्ची हो जाएगी, बट स्टिल आई विल गिव यू द टूल्स टू डील विद पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आइए देखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनी, ये जो इक्वेशन बनी है, स्टेप 2 पे आते हैं अपन अब। Get complementary functions, get complementary function that is CF by making an auxiliary equation of f of d is equals to 0। करेक्ट है बेटा, f of d is equals to 0। मतलब करना क्या है आपको, स्टेप 2 क्या करना है बेटा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, पुटिंग f of d is equals to 0। ये स्टेप 2 ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको सॉल्व करना है। तो कोई भी आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी, सबसे पहले उसको d के फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको फिर 0 से इक्वेट करना है। आपको किससे इक्वेट करना है बेटा, 0 से। ये जो सोल्यूशन मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्रोवाइड करेगा। देखना कैसे प्रोवाइड करेगा। तो इक्वेशन क्या मिली थी छोटे, मुझे बता सर। इक्वेशन जो मिली थी आपको वो तो मिली थी a नॉट d की पावर n, a नॉट d की पावर n प्लस a1 d की पावर, सॉरी, a नॉट d की पावर n प्लस a1
डी की पावर n माइनस 1 अप टू ऐसा ही चलता रहा था ये, करेक्ट है। और लास्ट में क्या आया था बेटा, ए एन, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, d को मैं m से रिप्लेस कर देता हूं, d को किससे रिप्लेस कर देता हूं बेटा, m से। नाउ देयर आर वेरियस पॉसिबल केसेस, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनना, m के कई रूट्स आएंगे, राइट। m के क्या आएंगे बेटा, कई रूट्स आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रूट द सॉल्यूशंस विल बी डिफरेंट, ये आपको याद रखना है, राइट है। देखो क्या, देखना ध्यान से, on solving above auxiliary equation, m के कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला पॉसिबल है m could have distinct root, राइट। तो सबसे पहले क्या हो सकता था, केस 1 पॉसिबल है, m can have real and distinct values, okay बेटा, क्लियर है या नहीं है। लेट अस सपोज m के कुछ ऐसे रूट्स आए, m इज इक्वल्स टू m1, m2, m3 एंड सो ऑन, राइट। लेट अस सपोज दिस इज द रूट। तो जब भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे बेटा, याद रखना है आपको कि इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। याद रखेंगे x ऑफ, सॉरी इट्स नॉट x, y में था, y में इक्वेशन थी आई थिंक, यस y में थी। तो इट विल गिव यू y इज इक्वल्स टू, ये याद रखना बेटा ना, ये जो स्टेटमेंट बोला ना इसको याद रखना, बहुत आसान है। y इज इक्वल्स टू a1 e की पावर m1x प्लस a2 e की पावर m2x एंड सो ऑन। जितने रूट आएंगे बढ़ाते जाओगे, और एक और बात, सामने कांस्टेंट लगाते जाओगे, जितने रूट होंगे उतने कांस्टेंट होंगे, जितने रूट होंगे उतने कांस्टेंट होंगे, राइट। केस 2 क्या पॉसिबल है, व्हाट इज केस 2, the possible cases, right? If the roots of equation are, the roots of equation are, कैसे रूट्स होंगे इसके बेटा, इसके रूट्स अगर रिपीटेड हो, कैसे रूट्स हो बच्चे, रिपीटेड रूट्स हो। let us say that m is nothing but m1, m2 and so on, right? तो इसकी जो सॉल्यूशन देगा इक्वेशन वो देगा y is equals to, याद रखना जितने रिपीटेड है उतने टाइम्स आगे चलते जाओगे, x से मल्टीप्लाई करते जाओगे। अगर 3 रिपीटेड होते तो प्लस x स्क्वायर a3, समझ रहे हो, 4 होते तो प्लस x की पावर 4, समझ रहे हो, x की पावर 3a3, करेक्ट है, टाइम्स ऑफ e की पावर m1x प्लस, अगला क्या हो जाएगा बेटा मुझे बताओ बच्चा, अगला हो जाएगा a3 टाइम्स ऑफ e की पावर m2x। देखिए जितने रूट्स हैं भले रिपीटेड हैं चाहे कुछ भी हो, उतने कांस्टेंट आएंगे, a1 a2 a3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लास्ट केस जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट केस भी है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखना। इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स रूट कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो m ऐसा आया, कैसा, a प्लस माइनस आयोटा b, इस टाइप से रूट्स आया, क्या आया बेटा, a प्लस माइनस आयोटा b। तो याद रखना इसका सोल्यूशन क्या होता है बेटा, इट इज नथिंग बट e की पावर, सॉरी पहले तो एक कांस्टेंट है, a e की पावर माइनस a इंटू एक्स, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, राइट बेटा, बीटा इंटू एक्स प्लस 5। या तो ये रूट हो सकता है या फिर जो मन में आया आप वो बोल सकते हो, a e की पावर माइनस ए एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस 5। तो आपको ये चीज तीनों केसेस याद रखने हैं।
अब बिल्कुल घबराना नहीं है ना, सर ने अभी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना सिखाया, उसके रूट्स निकालना सिखाया और तीनों चीज बताई हैं। अब ये तीन चीज अगर याद रख लोगे बेटा तो आप चाहे एलसीआर सर्किट हो, चाहे एलसी ऑसिलेशन हो, चाहे डैम्ड ऑसिलेशन हो, चाहे फोर्स्ड ऑसिलेशन हो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो याद रखिए अभी हद तक हमने क्या निकाला बेटा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है। आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकॉज इट माइट गेट क्वाइट टीडियस। तो मेक श्योर करें बेटा कि आप सीएफ याद रखें, बट स्टिल पर्टिकुलर इंटीग्रल दो तीन फंक्शन का आपको याद रखना है, राइट। पहला किस चीज का याद रखना है, बात करते हैं अपन किसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। किसका बात करेंगे बेटा आप अपन, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। पर्टिकुलर इंटीग्रल कब पिक्चर में आएगा, इफ q ऑफ x इज नॉन जीरो। q ऑफ x कैसा हो बेटा, नॉन जीरो। qx समझ में आया क्या था, अगर आपको याद है इक्वेशन के उस पार की कहानी थी qx, राइट। अगर ये नॉन जीरो हो तो काम आएगा, राइट बेटा, राइट। तो तीन चीजों का आपको याद रखना है। सबसे पहला एफ ऑफ डी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बना ली थी, बिल्कुल सही है। तो पहला जो आपको याद रखना है वो होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स, जो होता है सिंपल होता है 1 अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है ना। डी की जगह ए पुट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू ई की पावर ए एक्स, है ना। डी प्लस 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी प्लस 1 बना हुआ है। सिंपली क्या कर दोगे बेटा, वहां पे 1 उठा के पुट कर दोगे, यू विल गेट द राइट आंसर। और दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, दैट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, ये होता है 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर। नहीं पूरा देखो, ये गलती हो जाती है यहाँ पे, 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर का साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, ठीक है। याद रखना माइनस एक्स ए स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस ए स्क्वायर का मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, दिस इज माइनस ए स्क्वायर, राइट बच्चों, राइट। और तीसरा आपको याद रखना है 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। ये क्या है आपको अभी क्लियर हो जाएगा, छोटा सा एग्जांपल में लेके समझा दूंगा अगर आपको सीखना है, राइट। ये क्या है मतलब, अगर ऐसा किसने लिखा हो कि सर बताओ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो क्या करोगे बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहां पे -1 पुट कर दोगे, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर को आपको किससे रिप्लेस करना है, दिख रहा है आपको, माइनस ए स्क्वायर से, -1 प्लस 4 इंटू साइन एक्स, दिस इज व्हाट, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3। एनीवेज आपके लिए इतना काम का नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इन तीनों के पर्टिकुलर इंटीग्रल पता हो। और जो फाइनल सॉल्यूशन होता है बेटा वो होता है CF प्लस PL। सर इससे हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो मैं आपको वापस से रिकमेंड करूंगा बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, जीरो से इक्वेट करो, देखो रूट्स क्या रिपीटेड है या नहीं है या फिर कॉम्प्लेक्स हैं। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो e की पावर m1x e की पावर m2x में आगे बढ़ता जाएगा, और अगर क्या है रिपीटेड है तो एक x फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर रियल कैसे सॉरी गाइस कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, e की पावर अल्फा एक्स मतलब e की पावर ax टाइम्स ऑफ a इंटू साइन बीटा एक्स प्लस 5। आइए इसका सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो आ चुका है, और आप देखिएगा कि कैसे कुछ भी हमें मगअप करने की आवश्यकता नहीं है, वी कैन एक्चुअली गो थ्रू CF एंड PI इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन पिक्चर में कब आता है, बेसिकली जब एक ड्रैग फोर्स आता है तो डैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने देखा भी होगा कोई भी सिंपल पेंडुलम भी अगर है तो देखिए समय के साथ ड्रैग फोर्सेस के कारण उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इस टाइप के ऑसिलेटरी मोशन को अपन डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि ड्रैग फोर्सेस क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा समय के साथ, और बॉडी एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूं। लेट अस सपोज ये एक स्प्रिंग है,
उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है और ये स्प्रिंग इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो फॉर स्वाभाविक रीजंस एक ड्रैग फोर्स और एक रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कौन सा वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। बिल्कुल सही सर। जो ड्रैग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ वी के। इनफैक्ट मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो इसको मैं माइनस ऑफ बी टाइम्स ऑफ वी से रिप्लेस कर देता हूं। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सही है ना। अब इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूं, डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या होगी, तो आपको पता है नेट फोर्स तो होता है मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज kx माइनस bv। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ x माइनस b टाइम्स ऑफ v को क्या मैं dx अपॉन dt लिख दूं बेटा? बिल्कुल लिख दीजिए सर। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल इवेंचुअली बिकम d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। यहाँ पे m है, इसको अपॉन में हम ले जाता हूँ, राइट, प्लस k बाय m टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। क्या ये एक ऑक्सिलरी, सॉरी ये एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, जिसको अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है? बोलो यस सर, अभी आपने सॉल्व करना हमें सिखाया है ना। कुड आई राइट? देखना ध्यान से, यहाँ पे एक k बाय m आपको पता है क्या होता है, आपको पता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फॉर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो ओमेगा स्क्वायर तो हो चुका है k बाय m। याद रखें बीटा बाय m होता है 2 टाइम्स ऑफ b। क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ, एक नया नंबर दे देता हूं, रुक जाओ, b बाय m 2 टाइम्स ऑफ बीटा। इसको कहते हैं बेटा डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या, कौन सा कांस्टेंट कहते हैं इसको बेटा? डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट क्या बताता है? डैम्पिंग कांस्टेंट बताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग हो रही है, कितनी तेजी से वो उसके एम्पलीट्यूड को खत्म करना चाह रहा है, ये बताता है। डैम्पिंग कांस्टेंट टेल्स हाउ स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग इज, हाउ स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग इज। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब देखो कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बनी, ये तो छोड़ो, किसी भी प्रकार की सीरीज आरएलसी सर्किट भी होगा ना बेटा, छोटे इसी प्रकार की इक्वेशन बन के आएगी तेरे सामने। अभी मैं दिखाऊंगा उसका भी केस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। चलिए तो इसको सॉल्व करने की अपन कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो गाइज क्या मैं लिख सकता था, ये लिखा हुआ है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बताऊं, बनाऊं? बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा, देखो d2 वाला तो d स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑक्सिलरी डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, तो ये लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, m स्क्वायर प्लस 2 बीटा m प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। परफेक्ट सर। क्या इसमें पी निकालने की जरूरत है? नहीं सर, इसमें तो इक्वल टू के बाद वाला 0 है, तो पी वाई की वैल्यू 0 है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलने वाला है। तो यहां से द रूट्स ऑफ द पॉसिबल रूट ऑफ m कुड बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सही है। तो 2a मतलब a बोले तो 1 है, सॉरी, तो 2 से अगर मैं डिवाइड दे दूं सबको, तो m इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बेसिस पे देखिए मैं कैसे डैम्पिंग को डिफाइन करता हूं। तो m का ये रूट आया है, देखना ध्यान से, m का क्या रूट आया, देखना अच्छे, द रूट ऑफ m इज माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। नाउ there are many possible scenarios. First scenario is case 1. There can be 4 possible cases. There are 4 possible cases. There are 4 possible cases. The first case, being first, case 1 is what? The value of beta is 0.
If you put the value of beta as 0, what will be the value of slope? Sorry, not slope. What will the value of m? It would be, right, plus minus iota times of omega. प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ ओमेगा. दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही सर. तो इसमें एक बात बताओ, इसकी इक्वेशन जो होगी वो कैसी दिखेगी, जरा सोचो. इट विल लुक लाइक व्हाट बच्चे? x इज इक्वल्स टू, इसमें ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही. जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा. तो याद कर छोटे, अभी मैंने बताया था a e की पावर माइनस 0 इंटू टी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. यही तो सोल्यूशन था इस इक्वेशन का. बताओ हाँ या ना? बिल्कुल सर, यही तो सोल्यूशन था इस इक्वेशन का. तो क्या मैं कह सकता हूं ये है a साइन ओमेगा टी प्लस 5. छोटे किसकी इक्वेशन है? दिस इज अ सिंपल केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM. और होना भी चाहिए. बीटा 0 का मतलब है B 0. B जैसे ही 0 हो जाएगा, ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों? ये इक्वेशन बन जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सर. बूम 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 बूम. आजा दूसरा लिख. कमेंट सेक्शन में बूम बूम लिख देना छोटे, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से. तो करेक्ट है, याद रखना बात ये. चल आगे देखते हैं. दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर माइट बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो. राइट, क्लियर है ना? क्लियर है. देखना ध्यान से. कुड आई से व्हाट विल एक्चुअली हैपन इफ बीटा स्क्वायर इज मोर देन ओमेगा स्क्वायर? व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा? निकाल लेता हूं मैं पहले. तो बीटा स्क्वायर है बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा कितना है? k अपॉन m. मतलब यहां से क्या निकल के आया? और b इज ग्रेटर देन 2 रूट m के. यस और नो बेटा? देखो यहां से 4m के आ जाएगा, b स्क्वायर है तो b इज ग्रेटर देन 2 रूट m के. इस सिचुएशन को कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? अभी अपन फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने वाले हैं. राइट. पर याद रहे, इसमें जो रूट्स मिलेंगे क्या मिलेंगे? m की वैल्यू क्या मिलेगी जरा सोचो. m की वैल्यू मिलेगी 2 रूट्स मिलेंगे, माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. अरे सर ये तो कैसे रूट्स है? रियल और डिस्टिंक्ट रूट है. तो सर इसका सोल्यूशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा x ऑफ t एस. राइट. पहला क्या था बेटा मुझे बताओ? पहला था सर a1 e की पावर माइनस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ t. क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सही सर. एंड प्लस a2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस ऑफ बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ t. दिस विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. बिल्कुल सही सर, यही बताया था ना, e की पावर माइनस m1t, सॉरी e की पावर m1t प्लस a2 e की पावर m2t. तो वही तो लिखा हुआ है बेसिकली. अरे सर इसका मतलब क्या है? इसके अंदर तुम्हें कहीं भी साइन या कॉस दिख रहा है क्या? बताओ, कहीं भी साइन या कॉस दिख रहा है क्या? नहीं सर, मतलब ये ऑसिलेटरी नहीं है. ये कैसा है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन ऑसिलेटरी मोशन. सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन ऑसिलेटरी मोशन. मतलब ये इट विल सिंपली डाई. लेकिन देखना ध्यान से, पहले कौन डाई होगा? पहले ये डाई होगा, लेकिन कुछ ना कुछ समय बचा रहेगा, उसके बाद ये डाई होगा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है. तो ये कैसा ग्राफ देगा जरा सोचो. ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है. मैं यही बना देता हूं खटाक से. एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा समय के साथ. करेक्ट है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल सही सर. ये कैसा देगा छोटे? देख ध्यान से. ऐसा हो जाएगा. करेक्ट है कि नहीं है? इट विल डाई डाउन विद द टाइम. देयर विल बी नो ऑसिलेशन इन दिस केस. सो दिस इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग. परफेक्ट. थर्ड पॉसिबल सिनेरियो इज व्हाट? केस 3 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्या हो सकता था? बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाए. तो जैसे बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देख जरा बच्चे. और यू कुड से b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m इनटू k. सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट?
I don't know, fill in the blanks, right? The equation or the solution of m will be given by minus beta, right बच्चे, minus beta and minus beta. ये repeated roots हैं कि नहीं बेटा? ये कैसे रूट्स हैं? रिपीटेड रूट है, तो केस नंबर 2 बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर। तो इसका सोल्यूशन जो होगा x एज अ फंक्शन ऑफ t विल बी व्हाट बेटा? a1 प्लस x टाइम्स ऑफ a2 इंटू e की पावर माइनस बीटा इंटू t। क्या इसके अंदर कहीं साइन या कॉस आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा है। तो सर या ये भी नॉन ऑसिलेटरी है? बिल्कुल सही सर, ये भी नॉन ऑसिलेटरी है। बहुत हार्ड। If this is non-oscillatory in nature and it is called a case of critical damping, this is a case of critical damping. सर इसमें और इसमें क्या फर्क है फिर? अरे हो जा जी लिख ले, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये भी नॉन ऑसिलेटरी है, ये भी नॉन ऑसिलेटरी है, पर ध्यान से देखिएगा छोटे, तो ये लेट में जाके है ना, इसका समय थोड़ा सा ज्यादा है, ये देर बाद जाके, समझ लो, ये देर बाद जाके गिरेगा, ये तुरंत गिर जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है बेटा? तो ये कौन सा हो चुका है? क्रिटिकल डैम्पिंग। ये कौन सा हो चुका है? ओवर डैम्पिंग। क्या आप लोगों को क्लियरिटी आई इस बात से? बिल्कुल सर। आगे बढ़ूं बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं आप लोग आगे की तरफ। नाउ मूविंग ऑन। तो याद रखेंगे आप लोग है ना इस बात को, है ना, in case of critical damping it will quickly come to zero, while in case of over damping it will take time to come to zero. चलिए तीसरा लास्ट पॉसिबल सिनेरियो जिसमें अपन बहुत इंटरेस्टेड है, दैट इज व्हाट बेटा? बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। दैट इज व्हाट बेटा? बीटा स्क्वायर less than omega square, beta square less than omega square. Last possible case, case 4, beta square less than omega square. That means what? B less than 2 times of mk. इस केस में क्या होगा जरा सोचो? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा कि नहीं? देखो ध्यान से, m will become what बेटा? माइनस b प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो क्या? अरे सर इसका तो साइन वाला था सर, साइन वाला। बिल्कुल, जिसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा डायरेक्टली बता सकते हो आप लोग। x ऑफ टी एज ए ई की पावर माइनस बीटा इंटू टी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ नया ओमेगा, इसको मैं नया ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूँ, राइट? लेट दिस बी ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है क्या? ओमेगा डैश बोल देता हूँ इसको, ओमेगा डैश बोल देता हूँ। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही। दिस विल गिव यू ओमेगा डैश इंटू टी प्लस 5। इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बहुत अच्छी सी फील आएगी। देखो क्या सर, यार ये ऑसिलेटरी तो है, साइन वाला फंक्शन है, पर सर ये एम्पलीट्यूड ना एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि भाई ये ऑसिलेट तो करेगा पर इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ घट भी रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एनवलप। दिस इज कॉल्ड एनवलप। क्या कहते हैं इसको बच्चों? एनवलप कहते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। समय के साथ, है ना? ये है एनवलप। देखिए आपने कितने आसानी से अगर आपको रूट्स मालूम है तो क्या कर लिया बेटा? पता, आपने पता कर लिया कि कौन क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है, कौन ओवर डैम्पिंग का केस है। Did you guys get it everyone? Yes sir। आगे बढ़े? बिल्कुल सर। अच्छा, अब एक आता है सिंपल एक सवाल और करते हैं अपन, आ जाओ। That is called सीरीज RLC सर्किट। अब क्या आता है जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है? सीरीज RLC सर्किट। इसकी स्टडी में मैं आपको करा देता हूं। सीरीज RLC सर्किट। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइटी राइट सर। सीरीज RLC सर्किट क्या है? बेसिकली विद अ डीसी सोर्स, है ना? विद अ डीसी सोर्स। ऑब्वियसली आप एसी सोर्स में तो पढ़ ही चुके हैं इसे, बट विद अ डीसी सोर्स इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, लाइक सी आर एल एंड सी with a DC source,
लेट अस सपोज दिस इज V, राइट। इनिशियली सब n चार्ज थे, C, L एंड R। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसकी इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, आइए निकालने की कोशिश करते हैं एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा दो चार चीजें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, राइट। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है L di/dt, वाइल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है क्या, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। क्लियर है बच्चे? और प्लस अगर पहले से कोई वोल्टेज हो तो, राइट राइट। वैसे ही करंट अक्रॉस इंडक्टर होता है बेटा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, और प्लस अगर पहले से कोई करंट हो तो। स्विच के क्लोज करने से पहले अगर सिचुएशन, आखिर क्या बचता है, IC बचता है बेटा C dVc/dt। ये चार फॉर्मूले हैं जो आई होप आप लोगों को याद होंगे ही, पता ही होंगे, आपने पढ़े ही हैं इनफैक्ट, है ना। बस इन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा है तो ये कुछ नहीं किया हुआ है बेटा, ये IC dV/dt से निकाला गया है। VC को लिख सकते थे IC dt/C। करेक्ट है कि नहीं बच्चे? करेक्ट है, वहीं से निकाला हुआ है। तो बताइए इसके अंदर मैं KVL लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकते थे सर। आप लगाइए KVL, बिल्कुल लगाइए सर KVL। दिस विल गिव यू व्हाट, V माइनस I इंटू R माइनस L di/dt। सब वोल्टेज ही लिख रहा हूं मैंने को, ध्यान से, बिल्कुल सही है। माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं क्या बेटा? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बूम बूम तरीके से लिखिए, आप कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, इसको एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूं, एक बार डिफरेंशिएट करता हूं। तो कांस्टेंट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। दिस विल गिव यू माइनस R di/dt, बिल्कुल सही सर, माइनस L d2i/dt²। परफेक्ट है सर। और आखिरी में इंटीग्रेशन ऑफ I का डिफरेंशिएशन क्या होगा? I ही तो होगा, बिल्कुल सही सर, माइनस I/c इज इक्वल टू 0, प्लस प्लस प्लस। तो यहां तक आप सबको क्लैरिटी है चीतो? बिल्कुल। देखो ये किसकी इक्वेशन बन चुकी है, वापस से वही कहानी है, दोबारा बता रहा हूं, सेम वही चीज रिपीट करूंगा, देखना तुम। कुछ भी तीरंदाजी नहीं है। देखो किसकी कहानी इक्वेशन है, ये क्या बना है, ये बना हुआ है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, L d2i/dt² प्लस R di/dt प्लस I/c। R di/dt प्लस I/c इज इक्वल्स टू 0। ये लिखा है क्या बेटा? देखो ध्यान से, यस सर। क्या मैं इसको उस फॉर्मेट में लिख सकता हूं वापस से? देखो क्या ये लिखा हुआ है, d2i/dt² प्लस R/L di/dt प्लस I/L इंटू C इज इक्वल्स टू 0। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? बताओ मुझे देख के ध्यान से। बिल्कुल सर क्लियर है मुझे। तो क्या मैं कह दूं, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी m² प्लस R/L टाइम्स ऑफ m प्लस 1/LC इज इक्वल्स टू C। याद आया कुछ? याद आया कि नहीं आया बताएं? देखो 1/LC क्या होता था मुझे बताइए? 1/LC रेजोनेट फ्रीक्वेंसी होती है, करेक्ट है कि नहीं? का स्क्वायर होता है, करेक्ट है कि नहीं बेटा? तो इसको वापस से आप ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और वापस से R/2L को 2 टाइम्स ऑफ बीटा लिख सकते हो बेटा। वापस से वही बन गया है, वापस से वही बन चुका है। वापस से 3 पॉसिबल सिनेरियो होंगे एंड वापस से वही सॉल्यूशंस आएंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि इनके क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है प्यारे बच्चों? सो आई होप आपको, मैं दोबारा बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा अच्छे से CF और PI को आप लिख लीजिए, एक बार जरूर लिख लीजिएगा आप CF मेथड को, कैसे अपन ने CF को निकाला है, उसके बाद आप कैसे क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड, खट आप सारे रूट्स निकाल के आंसर बता सकते हैं। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑल राइट प्यारे बच्चों? ऑल राइटी, राइट सर। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट। चलो, तो इन दोनों चीजों में सेम सिमिलैरिटीज के साथ आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो जैसा कि यहां और पीछे, राइट, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन बन रही है, सेम वापस से डैम्पिंग की बातें होंगी। तो एक दो फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है।
कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई बड़े फैक्टर्स नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन अपन ने निकाला था, कहाँ गया इसका सॉल्यूशन, अगर अपने को याद हो, आई थिंक यस, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट, दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। तो याद रखेंगे, इसके अंदर एक डैम्पिंग रेशियो होता है। क्या होता है बेटा? डैम्पिंग फैक्टर कह लीजिए आप, या फिर डैम्पिंग रेशियो कह लीजिए, जो कौन डिफाइन करता है बेटा? जो डिफाइन करता है बीटा अपॉन ओमेगा। याद रखिएगा बेटा, वापस से वही वाली कहानी है, बीटा अपॉन ओमेगा को सॉल्व करिएगा, है ना, तो क्रिटिकली डैम्पिंग इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 से कम रहेगा तो अंडर, ऊपर होगा तो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है बेटा? ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, राइट बेटा? तो याद रखिएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 1 क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा, बीटा लेस देन 1 अंडर डैम्प्ड हो जाएगा बेटा, और बीटा ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प्ड। मैं जैसे याद रखता हूं वैसे आप भी याद रखिएगा। जैसे जैसे बीटा, सॉरी बीटा नहीं, डैम्पिंग रेशियो है, सॉरी नॉट बीटा बेटा, इट इज डैम्पिंग रेशियो, दैट कुड बी डीआर बोल दो आप, या फिर इसको कई की जगह जीटा भी प्रोनाउंस किया जाता है, तो मैं अभी यहाँ पे डीआर बोल रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहें। इसको जीटा भी बोला जाता है बेटा, करेक्ट है कि नहीं? तो डैम्पिंग रेशियो जो होता है, राइट बेटा, वो 1 होगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, लेस देन 1 होगा तो अंडर डैम्प्ड होगा, डीआर मोर देन 1 होगा तो ओवर डैम्प्ड होगा। तो मेक श्योर करें, कैसे याद रखना है इसको, जब आप डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो, राइट, तो जितना 0 के करीब होगा उतना ज्यादा उसके अंदर ऑसिलेशन होगा बेटा, है ना, और जितना 1 के पास जाता जाएगा उतना ऑसिलेशन कम होता जाएगा, और जितना 1 से ऊपर जाता जाएगा वैसे उसका डीके कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर हो, और सेम इक्वेशन है ना, मैंने वहां पे इक्वेशन यहां तक डिराइव करके छोड़ दी है, सेम रिजल्ट है बेटा, है ना, बिल्कुल डिट्टो सेम है ना इस वाले केस में, आरएलसी सर्किट में ना, तो परेशान नहीं होना, डिट्टो सेम रिजल्ट है, मैंने यहां तक सॉल्व किया, इसके नीचे का पूरी वही की वही कहानी है, वापस से वही पुरानी कहानी है। ऑल राइट एवरीवन, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन जरूर कैसा लगा बच्चों, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं बेटा। कुछ ऑफ टॉपिक्स जो होंगे मैं जरूर आपके लिए लेके आने वाला हूं, राइट एवरीवन। अच्छा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ये जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी हमारे, और उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम बहुत अमेजिंग कंटेंट डालते रहते हैं जेईई एडवांस वाले एस्पिरेंट के लिए, और वो हमारी टेलीग्राम फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ में हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में एक गाइडेंस सेशन भी जनरली देते रहते हैं। हमारी पूरी एटीपी स्टार टीम, वी वर्क आउट ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप to make your experience better. So guys, नीचे दिए गए लिंक पे आप जरूर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हुए, वहां पे मैं इसके प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ में ये पीडीएफ भी आपको वहां अटैच करवाने वाला हूं। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।